प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। कक्षा चौथी हिंदी में आज हम पाठ नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसा सवाल वैसा जवाब का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, हमारे साथ जैसी बातें करता है, बदले में उसको वैसा ही जवाब या वैसी ही बातें अपने लिए भी सुनने के लिए मिलती हैं, या फिर जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, टिट फॉर टैट जिसे हम बोलते हैं, अदले का बदला। तो ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है बादशाह अकबर और जो उनके मंत्री बीरबल थे उनके बारे में। तो हम ये कहानी पढ़ेंगे और मैं साथ साथ इसके जो अर्थ हैं वो आपको समझाते हुए जाऊंगी। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। तो एक बादशाह अकबर थे जिनके बारे में सबको पता है, अकबर द ग्रेट किंग। तो उन्हें अपने मंत्री जो बीरबल थे, उनके मंत्री भी थे, उनके मित्र भी थे, वह उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। तो जो बीरबल था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और उसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। ठीक है, मतलब कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अब वो इतना इंटेलिजेंट था कि अकबर जो राजा था, बादशाह था, वो उसे इतना ज़्यादा पसंद करता था। हर बात में उसकी सलाह मांगी जाती थी, हर बात में उसे सबसे पहले पूछा जाता था। ठीक है, और जब वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते थे, किसी न किसी मुसीबत का हल कर देते थे, तो बादशाह अकबर और ज़्यादा खुश हो जाते थे। और इसी कारण जो उनकी प्रजा में बाकी मंत्री लोग थे, वो बाकी दरबारी थे, वो जलते थे बीरबल से कि ये तो जो राजा का मनपसंद है, फेवरेट है। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब अकबर के दरबार में एक और दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। तो ख्वाजा सरा को अपनी विद्या, मतलब जो उनकी पढ़ाई की थी उन्होंने, और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। उन्हें बहुत प्राउड था कि जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा दिमाग है, जो मेरी पढ़ाई है, वैसा ज्ञान किसी और को नहीं है। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो क्या समझते थे कि ये तो एक तरह का बच्चा है मेरे सामने। ठीक है, ये तो एक तरह का मूर्ख है, बच्चा है, बालक है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन अपने मानने से तो कुछ नहीं होता ना। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो उससे क्या होगा? मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। ऐसे तो हर इंसान अपने आप को कुछ ना कुछ समझ के बैठ जाएगा कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे समझदार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तव में हमें उन चीज़ों को सिद्ध करके भी दिखाना पड़ता है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अब तूती बोलना क्या होता है? जब किसी की सबसे ज़्यादा मानी जाए, उसी की चलती हो। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में कोई मॉनिटर है, तो सभी बच्चों को उसका कहना मानना पड़ता है क्योंकि टीचर ने उसको मॉनिटर बनाया है। वो आपकी क्लास को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको नोट डाउन करके टीचर के पास लेके जाएगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो क्लास में जो मॉनिटर है उसकी तूती बोलती है। ठीक है, और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। अभी नक्कार खाना क्या होता है? बड़े बड़े महलों में पहले दरवाजे के पास एक बड़ी सी जगह बनी होती थी ऊपर की तरफ, उसी तरह नक्कार खाने में तूती की आवाज़, नक्कार खाना एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। तो उसमें तूती की आवाज़ ऐसे लगता है जैसे मान लो एक भरे कमरे में हम एक छोटी सी सुई कोई गिरा दें फर्श पे। ठीक है, इमेजिन करके देखो, एक बहुत बड़े कमरे में हम एक हल्की सी छोटी सी सुई को फर्श पे गिरा दें। जितनी उसकी आवाज़ आएगी, क्या वो किसी को सुनाई देगी? क्या वो किसी को पता चलेगा कि कुछ गिरा है? तो इसी तरह से जो ख्वाजा सरा थे, उनकी आवाज़ ऐसे लगती थी, उनकी बात ऐसे लगती थी जैसे बड़े से नक्कार खाने में कोई छोटी सी तूती की आवाज़ आई है। ठीक है, मतलब कोई भी उनकी बात को अहमियत नहीं देता था, कोई उनकी बात को ध्यान से सुनता नहीं था, मानता नहीं था।
ठीक है। और बड़े से महल में ऐसे लगता था उनकी बस बात ऐसे चलेगी जैसे कोई बड़े से कमरे में एक छोटी सी सुई गिरी है जिसका किसी को कोई पता नहीं चला, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अभी हमें जिस पे गुस्सा आता है, हमें जिससे नफ़रत होती है, ईर्ष्या होती है, हमारा बस चले तो हम उसे घर से, देश से, स्कूल से निकलवा दें। ठीक है। कई बार बच्चों, आपने देखा होगा कि कोई बच्चे, मान लीजिए क्लास में कोई ऐसा आपका मित्र है, सहेली है, फ्रेंड है जो आपको बहुत तंग करता है। ठीक है। आपको मारता है, आपका खाना खा जाता है, आपकी यूनिफॉर्म गंदी कर देता है। ठीक है। और आपको बहुत तंग करता है, तो आपको उस पर बहुत गुस्सा आता है, और अगर आपका बस चले तो आप उसे स्कूल से निकलवा दें। इसी तरह क्लास में कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, और सभी टीचर्स के वो फेवरेट हैं। जब भी कोई टीचर ने कोई काम करवाना है, कोई काम पूछना है कि क्लास में क्या चल रहा है, पिछले टीचर ने क्या करवाया था, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें चाहिए तो वो सबसे पहले उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि वो हर एक काम में बहुत आगे हैं, बढ़ चढ़ के पूरा अपने चाव से वो हर काम को करते हैं, और वो हर एक टीचर के क्या हैं, मनपसंद हैं। तो बाकी बच्चों को उस बच्चे पे गुस्सा आता है कि हाँ, जब भी कोई टीचर आते हैं वो इसी को बुलाते हैं, इसी से पूछते हैं, इसी को एक्सीलेंट देते हैं, स्टार देते हैं नोटबुक में, या कुछ भी लगा लीजिए। तो बाकी बच्चों को उनसे थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या जो है शुरू हो जाती है, और उनका मन करता है कि हम इसको स्कूल से ही निकाल दें। ठीक है। लेकिन निकलवाएं कैसे? अभी ऐसे ही ख्वाजा सरा को भी बहुत गुस्सा आता था कि जो बीरबल है उसकी बुद्धि के चर्चे हर जगह होते हैं। जो मंत्री अकबर हैं, बादशाह अकबर हैं, वो उसे इतना मानते हैं, लेकिन अगर उनका बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान, यानी कि भारत से, भारत का नाम क्या है, हिंदुस्तान, इंडिया को हिंदुस्तान भी बोलते थे, तो वो उसको हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। निकलवाते कैसे? उनका बस नहीं चलता था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन ख्वाजा सरा ने क्या किया कि बीरबल को हराने के लिए, मूर्ख साबित करने के लिए कुछ बहुत ही कठिन प्रश्न सोच लिए। जैसे कोई टीचर आपका टेस्ट ले और वो घर से कोई बहुत ही कठिन सवाल सोच के आए कि आज मैं बच्चों से ये वाले मुश्किल सवाल जो है वो पूछूंगी। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। तो उसे विश्वास था ख्वाजा सरा को कि जब मैं बादशाह को इन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि आप ये वाले प्रश्न जो हैं वो बीरबल से पूछना, तो बादशाह के प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, मतलब उसका बुरा हाल हो जाएगा, वो हार जाएगा, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक का उत्तर क्या होता, मतलब क्या होता है कि जो हम चाहते हैं, जो उसका पूरा एक अच्छे वाला आंसर है, जो उसका सही आंसर हम बोल सकते हैं, एक्यूरेट है, एप्रोप्रिएट है। जैसे मैं आपको पूछूं कि जो सूरज है वो कौन सी दिशा में उगता है, सुबह जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है, तो आप चांद की बातें करने लगो मेरे सामने, तारों की बातें करने लगो, धरती की बातें करने लगो, तो वो क्या है, वो कहीं और ही उत्तर हमारा घूम रहा है, वो असंतोषजनक है। लेकिन जैसा प्रश्न हमें पूछा जाए हम वैसा ही उत्तर दें, उसी का उत्तर दें, तो उसे बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर या फिर संतोषजनक उत्तर। तो उन्हें लगता था कि बीरबल दे नहीं पाएगा उत्तर, फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। तो अब हम अगर मन में ही ठान लें कि मैंने इससे इतना मुश्किल प्रश्न पूछना है कि ये उत्तर ही ना दे पाए, मैंने पूरा सोच लिया है कि मुझे इसे हराना ही हराना है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ख्वाजा सरा है उन्होंने सोच लिया कि बादशाह के सामने मैं इसकी बेइज्जती करवाऊंगा और फिर बादशाह सबसे समझदार और बुद्धिमान मुझे मानेंगे। आगे क्या हुआ, पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें
उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब अचकन पगड़ी क्या होता है, जो ये आप फोटो में देख सकते हैं इन्होंने पहनी हुई है, इसको हम अचकन बोलते हैं, और जो सर पे ये पगड़ बांधा हुआ है इसे पगड़ी बोलते हैं। तो जो ख्वाजा साहब हैं वो अकबर बीरबल के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप तो उसे ऐसे ही समझदार मानते हो, आज मैं 3 प्रश्न सोच के आया हूँ, आप उससे ज़रा पूछ के देखना, उसे एक का भी उत्तर जो है वो नहीं पता होगा और उसकी कलई खुल जाएगी। अक्ल बहादुर मैंने जो बहुत ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, मतलब है एक्चुअल में वो बुद्धिमान है। कलई खुल जाना का मतलब होता है किसी की पोल खुल जाना, किसी की सच्चाई सामने आ जाना, उसे बोलते हैं कलई खुल जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो जब ख्वाजा ने बादशाह अकबर से बहुत ज़्यादा विनती की, निवेदन किया, तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, सो क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आप मुझसे प्रश्न पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अब तीनों जो प्रश्न थे वो ख्वाजा साहब ने एक कागज़ पर लिख के अकबर को दे दिए। तो पहला प्रश्न ये था कि संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मैंने सेंटर कहाँ पर है, जो पूरा विश्व है। बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब देखो, जो प्रश्न था वो इतना अजीब था, इतना मुश्किल था कि उन्होंने पूछा कि पूरे संसार का केंद्र कहाँ है। अब जो बीरबल है, क्या वो पूरा संसार घूम के आया है? क्या उसने पूरी दुनिया देखी है? क्या उसे पता है कि दुनिया कितनी बड़ी है? नहीं, हम में से किसी को नहीं पता कि संसार कितना बड़ा है, संसार का सेंटर कहाँ पर है, मध्य कहाँ है। ठीक है, तो ये एक मूर्खता वाला, जानबूझ के कठिन ऐसा बेकार सवाल पूछा गया था। तो बीरबल बहुत बुद्धिमान था, उसे पता चल गया कि ख्वाजा साहब मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं। तो बीरबल ने भी वैसा ही मूर्खता भरा उत्तर दिया कि उनके हाथ में जो छड़ी थी उन्होंने ज़मीन पर गाड़ कर बोला, यही वाला स्थान है जो पूरे संसार के मध्य में है, केंद्र में है। और अगर ख्वाजा साहब को यकीन नहीं है तो वो ऐसा करें, एक फ़ीता ले लें। फ़ीता मतलब जिसे जैसे इंच टेप होता है, कपड़े की मेजरमेंट करने वाला, माप लेने वाला। ठीक है, एक बड़े बड़े स्केल होते हैं, स्केल सभी ने देखे होंगे, आपके पास छोटे छोटे 15 सेंटीमीटर के स्केल होंगे, बड़े बड़े स्केल भी जो हैं वो होते हैं किसी चीज़ का मापदंड लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप एक फ़ीता लेके पूरी दुनिया को नाप लो, और अगर यहाँ पे केंद्र नहीं आया तो मेरी बात गलत हो जाएगी। अब क्या हुआ, ख्वाजा सरा जो थे वो फ़ीता लेकर कहाँ दुनिया को नाप सकते हैं? दुनिया इतनी बड़ी है, वो जा ही नहीं पाएंगे और जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब जो ख्वाजा साहब थे वो घर से ही सोच के आए थे कि मैं जानबूझकर इतने मुश्किल सवाल जो हैं बीरबल को पूछूंगा कि वो कभी भी उनका उत्तर जो है वो दे ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं। अब ये तो बिल्कुल ही एक असंभव बात है कि हम आकाश में तारे गिनेंगे। जैसे हमें कोई बोल दे कि मैं तुम्हें 5 दिन का समय दे रहा हूँ तो तुम आकाश के सारे तारे गिन लेना, तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आकाश में अनगिनत तारे हैं, इनफाइनाइट तारे हैं, स्टार्स हैं, जिनको हम कभी भी गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब देखो, दूसरे सवाल का जवाब भी उसने इतनी चतुराई से दिया। उसने क्या किया, एक भेड़ को बुलवाया, भेड़ यानी कि एक शीप को बुलाया वहाँ पे, और कहा कि ख्वाजा साहब जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं
उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप भेड़ के बाल गिन लीजिए। तो अभी तारे गिनना और बाल गिनना ये दोनों ही असंभव बातें हैं। अनगिनत बाल होते हैं हमारे शरीर में, हमारे सर पे, उसी तरह से जानवरों के भी, और शीप के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, भेड़ के तो अभी जो ख्वाजा सरा थे उनको उनके सवाल का जवाब बिल्कुल सवाल जैसा ही मिला कि जैसे तारों को गिनना असंभव है, बहुत मुश्किल है, वैसे ही बालों को गिनना भी असंभव है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, संख्या कितनी है उनकी, काउंटिंग, गिनती कितनी है उनकी। बीरबल ने कहा, जहाँ पर ना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। अब हमें पता है, जब भी हम कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें रोज़ाना लोगों के मरने की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं, और लोगों के जन्मदिन के कॉर्नर्स भी आते हैं कि इतने बच्चों ने हॉस्पिटल में जन्म लिया, इतने लोग जो हैं वो फैक्ट्री में आग लगने के कारण मर गए, बस पलट गई है पानी में, ठीक है, या फिर कहीं पे बम धमाका हो गया है, किसी हॉस्पिटल में आग लग गई है। तो पल पल जो लोग हैं वो मरते भी हैं, और पल पल हॉस्पिटल्स में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का जन्म भी होता है। तो ये गिनती बार बार बदलती रहेगी। जैसे आज मैंने गिन लिए, मान लो मेरे गिनने के बाद कुछ लोग मर गए और कुछ लोगों का जन्म हो गया, तो वो संख्या फिर से बदल गई। तो पल पल लोग जन्म भी ले रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बहुत ही चालाकी से, बहुत ही चतुराई से उन्होंने उत्तर दिया कि आप ऐसा कीजिए, सारे विश्व के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, फिर ही उनको गिनकर मैं बता सकता हूँ कि कितने लोग हैं, कितनी आबादी है। अब ये भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, ये तो असंभव है। क्या हम सारे विश्व के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब बादशाह तो मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ख्वाजा सरा जो हैं वो जानबूझकर ऐसे सवाल जो हैं वो लिख कर लाए हैं, सोच कर लाए हैं, ताकि वो बीरबल को मूर्ख साबित कर सकें। तो वो तो मन ही मन बहुत संतुष्ट थे कि जैसा सवाल जो ख्वाजा साहब ने पूछा वैसे ही जवाब उनको बोल रहे हैं वो। लेकिन जो ख्वाजा साहब थे वो बहुत ही नाक भौं सिकोड़ कर, मतलब पूरे चिढ़कर, गुस्से में लाल होकर बोल रहे हैं कि तुम ऐसे गोलमोल जवाब मुझे क्यों दे रहे हो। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब जैसे प्रश्न ख्वाजा साहब ने बीरबल से पूछे थे गोल गोल, वैसे ही उन्होंने उत्तर दे दिए। तो जो बीरबल थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि क्या मेरे जवाब गलत हैं? मैंने आपको बोला कि तारे उतने होंगे जितने भेड़ के बाल होंगे, तो आप भेड़ के बालों को गिन लीजिए। और संसार की आबादी को मैं तभी गिन पाऊँगा जब वो एक साथ आएंगी, क्योंकि ऐसे तो लोग पल पल मर भी रहे हैं और जन्म भी हो रहा है। और इसी तरह से जो आपका सबसे पहला प्रश्न था कि मध्य कहाँ पर है, तो यहीं पर है। पूरी संसार को आप देख लीजिए कि उसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है। तो फीता लेके आप पूरी दुनिया को नाप लीजिए। तो आपके तीनों प्रश्न जो थे वो बिल्कुल ही मूर्खता भरे थे, असंभवता भरे थे, जिन्हें कोई भी नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने आपके प्रश्नों के इस तरह के जवाब दिए हैं। जैसे आपने मुझे गोल घुमा के जानबूझ के कठिन ऐसे सवाल पूछे थे, तो मैंने वैसे ही उत्तर आपको दिए हैं। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो जो ख्वाजा साहब थे वो बीरबल को गलत साबित नहीं कर पाए। वो जैसे मूर्खता भरे प्रश्न घर से लेकर आए थे वैसे ही उत्तर जो उनको मिल गए। तो इससे बच्चों कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जिसको जैसे प्रश्न देंगे या जैसा व्यवहार उसके साथ करेंगे, आगे से वैसा व्यवहार ही हमें मिलेगा। तो इस कहानी का नाम इसीलिए है जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा आपका प्रश्न होगा वैसा ही उत्तर आपको मिलेगा, जो आप करेंगे वैसा ही इन रिटर्न आपके साथ होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आई होगी।
तो इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं ये थोड़े थोड़े अंडरलाइन भी कर रखे हैं, रेखांकित किए हुए हैं। और आपको जो भी इनमें से मुश्किल वाले जो लग रहे हैं शब्द, उनको बार बार अपनी रफ़ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करें और इसको दोहराई से पढ़ें, ताकि आपकी रीडिंग और राइटिंग, लिखाई और पढ़ना, पठन दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएं। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।